चेक। ओके, अमर शुरू कर सकती हो? प्रोजेक्टर का इशू है क्या? ओके, so very good evening to all of you all. First of all, congratulations to each one of you all for clearing CA Foundation examination. मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग जोरदार तालियां अपने लिए बजा दें। तो पहला स्टेज जो है आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है इन योर जर्नी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड राइट नाउ वी आर ऑन द सेकेंड स्टेज विच इज ऑल्सो नोन एज CA इंटरमीडिएट। बट एक साइड पे जहां पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोगों ने आपकी फाउंडेशन की एग्जामिनेशन क्लियर की है, बट दूसरे साइड पे जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहती हूं। बेटा, आपका सफर जो है वो अभी सही मायने में शुरू हुआ है। तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत ज्यादा मेहनत हमें करनी है CA इंटर में। इनफैक्ट आई पर्सनली बिलीव, सुनो ना मेरी बात, बोल रही थी इनफैक्ट द क्रिस्टलाइजेशन स्टेज हैपेंस इन CA इंटर। जो आपका जंप है फाउंडेशन से इंटर का इज अ वेरी बिग जंप। ओके, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की एक साथ जरूरत होती है, जिसमें से वन ऑफ द थिंग इज दैट यू नीड टू बी रियली हार्ड वर्किंग एंड दैट टू कंसिस्टेंटली। सो हार्डवर्क तो हमें करना ही है, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट द हार्ड वर्क दैट यू आर गिविंग इन शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट। बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि चलो आज फर्स्ट डे है, पूरा एंथुजियाज्म में सुबह 5:30 बजे उठे, अच्छे से नहा धो के क्लास में आए, रेडी वोटी होके आए, नाश्ता वाश्ता दूध चाय पी के आए, बट लाइफ एग्जाम्पल ना, यस, बट जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं फिर वो 5:30 का 6 हो जाता है, 6 का 6:30, 6:30 का 6:45, 6:45 को 7 को 5 मिनट कम है तब उठना, बस चेंज करके आ जाना। पहले तो हर रोज नहा धो के आना, उसके बाद चलो कोई बात नहीं परफ्यूम वर्फ्यूम मार लिया, हो गया बस हमारा काम। तो दिस शुडंट बी हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट योर रूटीन इज गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग फॉर ऑल, बट बिलीव मी ये कुछ समय के लिए है। अगर आपने अपने आप को कुछ 8-10 महीने संभाल दिया टिल द टाइम यू गिव द एग्जामिनेशन, बिलीव
आपकी जिंदगी जो है वो संवर जाएगी. इट इज नॉट ओनली अबाउट a limited period of time, but your life is going to change if you clear your CA intermediate examination in the first attempt. Because if you're clearing your CA enter in the first attempt, believe me, foundation के बाद इंटर जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना is not going to be that challenging as clearing CA inter in this short period of time. सिलेबस अगर आप देखते हो इंटर का और फाइनल का लगभग सेम है, लगभग सेम है. यहां पे भी 8 सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4. वहां पे भी 8 सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 में 4 और ग्रुप 2 में 4. यहां वहां मतलब कहां पर एंड फाइनल द सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम. बट सबसे बड़ा डिफरेंस इंटर और फाइनल में है वो ये है, इंटर में आपको दिए जाएंगे 9 महीने, आप लोगों को तो इनफैक्ट से कुछ महीने कम है. फाइनल क्लियर करने के लिए आप लोगों को ऑलमोस्ट 3 साल रहेंगे. सो पहाड़ जितना सिलेबस दोनों में भी है, इंटर में भी और फाइनल में भी. बट इंटर में पहाड़ जितना सिलेबस होने के बावजूद समय चींटी जितना है. सो यू आर लाइक अ स्मॉल एंट एंड यू हैव टू क्लाइंब दिस पर्टिकुलर हिल टॉप. एंड वंस यू डू दैट, फाइनल क्लियर करना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. तो अब आप मुझे अपनी मैम समझो, अपनी सिस्टर समझो, अपनी फ्रेंड समझो, आपको जो समझना है समझ लो. बट दिस दीदी के अलावा कुछ भी समझ लिया. ओके योर फ्रेंड, सीनियर फ्रेंड आप समझ लो. बट एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहती हूं, दैट प्लीज ट्राई टू बी अ लिटिल पेशेंट फॉर दीज फ्यू मंथ्स. ये समय आपने निकाल दिया ना, योर लाइफ इज गोइंग टू सेट. एंड आई नो इट्स अ स्ट्रगल, बट ये स्ट्रगल में यू आर गोइंग टू रियली डेवलप एज एन इंडिविजुअल. दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन विथ यू. देखो, अगर सब कुछ हाथ में मिलता है तो उस चीज की हमें कदर नहीं होती है. आज जब हमने देखा था अभी कुछ समय पहले ही, 90% ऑफ y'all आर फ्रॉम आउटसाइड पुणे. y'all आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम दिस सिटी. बट बिलीव मी, दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड यू आर गोइंग टू लर्न मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर लाइफ एज एन इंडिविजुअल. पढ़ाई तो हम लोग करने ही वाले हैं, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है. बट पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पे आके आप सीखने वाले हो. So it's going to evolve you as an individual. So you need to be patient. You also need to be understanding. And you need to be cooperative. एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, every person has certain problems in their life. मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए. बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के होते हैं. यू नेवर नो कि कोई इंडिविजुअल किस फेज से अपनी लाइफ में गुजर रहा है. बट ऑफकोर्स यस, ऐसा कभी नहीं होता है कि जिंदगी जो है हमेशा सुहानी रहने वाली है और सिर्फ अच्छी चीजें होने वाली है. देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स इन एवरीवन्स लाइफ. सब कुछ हमेशा अच्छा होगा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. और अगर आप ये चीज जिंदगी से उम्मीद कर रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत है. हो सकता है सब कुछ आपको आज हाथ में मिला होगा बिकॉज यू आर रियली पैम्पर्ड बाय योर पेरेंट्स. But now you are leaving that comfort zone and you have come to a new place wherein literally you don't know anyone. खाना अलग है, कल्चर अलग है, लोग नहीं मिल रहे हैं, अपना घर, अपना रूम, अपना बेड, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, कोई नहीं है अपने आजू बाजू. But now this is also one more opportunity of making new friends and socializing in your life. So you have to take all these things really positively. I know it's going to be a big challenge, but this challenge will only be for few days, maybe a week or 10 days. 10 दिन के बाद आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे. इन लोगों से पूछ लो. अब ये लोग शेयर हो गए, ये लोग, इन लोगों ने शायद से रिजल्ट के पहले बैच ज्वाइन किया था. सो आई हैव बीन विद देम फॉर अराउंड 20-25 days एंड बिलीव मी नाउ इनको आपको लगता है देख के कि ये रो रहे हैं, हमें रुला देंगे, ऐसे बच्चे हो गए ये. सो दिस इज जस्ट अ फेज इन योर लाइफ. अगर आपने कभी एक बटरफ्लाई की जिंदगी देखी होगी, द फेज फ्रॉम
you know, converting itself from a cocoon, a caterpillar to a butterfly is really very difficult. Matlab, it's the hardest time that that particular caterpillar is facing. But ये phase गुजरने के बाद, the final outcome is really beautiful, and you know how beautiful the butterfly is. आप समझ लो वही स्टेज पे आप हो आज आपकी जिंदगी में. ये कुछ दिन आपने निकाल लिए, believe me, the life after that is going to be really very beautiful. आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, whether it is academic wise या चाहे हो इमोशनली यू विल गेट कनेक्टेड, और हो सकता है दुनियादारी, जैसे हम एक शब्द में अगर मुझे बोलना है तो दुनियादारी आप समझ लोगे और सीख लोगे, which is going to be helpful to you whether you do practice or a job or you want to do business or whatever stage in your life you are going to be. These things are going to be really helpful for you all. So I want every one of you all to have a positive attitude, and over and above that positive attitude के साथ साथ I want every individual to help the other. हमें हर किसी इंसान का दोस्त बन के आना है. उसके लिए मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला, यू नेवर नो कि दूसरा इंसान जो है अपनी जिंदगी के कौन से फेज से गुजर रहा है. बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को दूसरे घर के चैलेंजेस होते हैं, बट सब कुछ छोड़ के आज हम लोग यहां आए हैं कुछ मकसद लेके और कुछ सपने लेके, और हम चाहेंगे कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ में ग्रो करें. So it should not be about me, it should be about us. Now we are a family together. We need to help each other in every way possible. ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पैसे दे के ही आप किसी की मदद कर रहे हो. अगर कोई इंसान मॉरली डिसअपॉइंटेड है और अपने फैमिली को मिस कर रहा है, उससे जाके बस 2 अच्छे शब्द बात करना would it in itself be an encouragement. तो वो चीज आप करो. हो सकता है जितने लो आप फील कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा लो वो दूसरा बंदा जो आपके बाजू में बैठा है वो फील कर रहा है. सो जितना हो सके एक दूसरे से बात करो, इंटरैक्ट करो. आप लोग एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करो. यू विल नॉट बिलीव दिस, ये सारी चीजें मैंने इन बच्चों को भी कही थी एक दिन पहले जब मैंने इनकी क्लास ली थी. बिफोर leaving them day before yesterday, I told them कि आप लोग सब सेटल हो गए हैं, but I would consider you all to take the initiative and make others comfortable in this particular class. देखो, अगर आपको लगता है आपको मुझसे आके बात करनी है, especially all the girls, sometimes it might happen that you all are not comfortable sharing your problem with others. You all are always free to come to me and talk to me before class, after class, or whenever you all feel free. You all can always come to me and look up to me. मैं जो पॉसिबल तरीका है उस तरीके से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज दैट यू ऑल आर फेसिंग. बट द ओनली थिंग इज यू ऑल आर सपोज टू स्पीक अप द प्रॉब्लम्स दैट यू ऑल आर फेसिंग. अगर आप मन में दबा के रखोगे और अकेले में बैठ के रोओगे, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू. नोबडी इज गोइंग टू कम अप टू यू एंड टेल यू कि चलो हमें समझ में आ गया आपका ये प्रॉब्लम है, अब हम आपको हेल्प करेंगे. ओनली थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड इज टू टॉक. बहुत बार क्या होता है, बातचीत करने से ही आधा प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाता है, या तो बात करके या तो रो के या जो भी है. बट जब तक आप शेयर नहीं करोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. यू नीड टू लर्न टू हेल्प योर सेल्फ. सो ट्राई हेल्पिंग योर सेल्फ, एंड इट्स जस्ट one step away. You just need to come to me, walk down to the office and share whatever your issues are. I will try to help you in whatever manner it is possible. Okay, so please feel comfortable. Don't worry. आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे ही आप ये क्लासरूम से एंटर करते हो उसको आप बाहर ही रख दीजिए. यहां पे आके योर माइंड शुड ओनली बी ओपन टू वट एवर आई एम टीचिंग. यहां पे आके भी अगर आप यही सोचोगे कि अगर मम्मी होती तो चाय बना के लेके हाथ में देती, या ऑनलाइन लेक्चर्स में तो आप जानते हो कैसा होता है, चलते फिरते खाते पीते हम लोग लेक्चर ले रहे होते, वीडियो तो कभी ऑन किया ही नहीं था, तो फिर जैसे है बस आ गए पजामा में और लेक्चर चालू कर दिया. तो अब वो सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप वही कंफर्ट जोन में हो तो यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर फॉर योरसेल्फ. फिर आप अपने को ही रोक रहे हो. ये मुझे लगता है कि देन नोबडी कैन हेल्प यू. यू कैन नॉट कंपेयर थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, सो ऑनलाइन क्लासेस लेना उसके अपने एडवांटेजेस थे, बट बिलीव मी फेस टू फेस क्लासेस लेने के अपने और अलग एडवांटेजेस है.
हम दोनों चीजों को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यही चीजें हम 1 महीने बाद डिस्कस करोगे, आप बोलोगे कि मैम मजा आ गया पुणे में, जो फ्रेंड्स हमने बनाए हैं, जो 2 सालों से हम सोशल लाइफ मिस कर रहे थे, जो कॉलेज हमने कभी अटेंड नहीं किया था, सोचा था 11th 12th में मजे करेंगे, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, ये डे वो डे सब सेलिब्रेट करेंगे, आज सारे सपने जो है वो पूरे हुए। करना है ना डे सेलिब्रेट, करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट डे, ट्रेडिशनल डे, अब बाकी सारी चीजें तो खत्म हो गई है वो आप कर लोगे मैनेज, मुझे पता है, उसमें मेरी जरूरत नहीं रहेगी, वो बराबर हो जाता है ना। तो सारी चीजें होगी, बट यस ऑफ कोर्स देयर विल बी अ टाइम फॉर एवरीथिंग, and till that time you all will also get you all will come to know about each other, आप लोगों के भी क्लास में दोस्त हो जाएंगे, तो बेसिकली लर्निंग विल बी फन। मेरा एटीट्यूड, अगर आप लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव टेकन फाउंडेशन फ्रॉम मी? ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, तो आप लोग जानते हो मेरा एटीट्यूड कभी ऐसा प्रोफेशनल नहीं रहा है और वो स्ट्रिक्ट भी नहीं रहा है, दैट आई विल बी रियली वेरी स्ट्रिक्ट एंड मैं चिल्लाऊंगी और डराऊंगी और कहूंगी डरो मुझसे, एंड वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा एटीट्यूड। अच्छे से प्यार से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बट उम्मीद वही रहेगी जितना प्यार मैंने आपको दिया है उतना ही प्यार आप मुझे दो, और अननेसेसरीली एडवांटेज आप नहीं लो मेरा बीइंग अ फीमेल टीचर। मैं आपको ये गारंटी जरूर देती हूं कि मैं जितना सपोर्ट कर सकती हूं आपको, एकेडमिक as well as non-academic things, I am always going to be there for you. And मुझे लगता है morally as a female teacher, in fact जब आप अपना गांव, अपना शहर, अपना स्टेट, अपना देश छोड़ के अगर आ रहे हो, तो इतना कर्तव्य तो मेरा एज अ टीचर बनता ही है। तो मैं आज इस डाइस पे ये वादा, ये प्रॉमिस करना चाहती हूँ दैट you all will never be disappointed if you all come to me for certain help. I will surely help in whatever way it is possible. ओके चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो या नॉन एकेडमिक्स में भी अगर आप कोई इश्यूज फेस कर रहे हो, तो वो सारी चीजें हम जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड बेसिकली आई जस्ट वांट टू मेक दिस जर्नी कंफर्टेबल। हमें पढ़ाई तो करनी है, बट पढ़ाई के साथ साथ वी वांट टू मेक इट अ फन लर्निंग प्रोसेस। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, इच्छा होनी चाहिए आप लोगों को कि हाँ चलो अब मैम आ रही है, क्लास है, तूफान करना है, मजे करना है, बहुत सारी चीजें हमें लर्न करनी है। और मेरी साइड से मैंने बहुत सारे इनपुट्स डालने की कोशिश की है दैट दिस जर्नी बिकम्स अ गुड फन लर्निंग प्रोसेस एंड इट्स रिमेंबर्ड बाय यू ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। आज जब हम पुणे आए हैं, वी हैव टू मेक सर्टेन मेमोरीज, वी वांट टू क्रिएट सर्टेन मेमोरीज, और 10 साल बाद में भी जब आप सोचोगे कि क्या मैंने ये डिसीजन सही लिया, आपके मन में, दिल में, दिमाग में बस एक ही जवाब आना चाहिए, दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। यस और नो गाइस? चलो, सो इसी पॉजिटिव नोट से थोड़ा सा मैं आपको कुछ मोटिवेट करना चाहती हूँ और फिर हम सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ रिपीट करो, ओके? बोलो, यस आई कैन डू इट, yes I will do it, and yes I have to do it. चलो एक बार जोरदार तालियां वापस से अपने लिए। To a great start and a great life ahead of us that is waiting for us. Let us begin this beautiful journey of CA Interlaw. आप मुझे तो जानते हो कि मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, नाम तो सुना ही होगा। I am CA Ankita Patni and I will be teaching you all paper number 2 of your curriculum in group 1, which is the paper of corporate and other laws. What is the name of the subject? बोलो तो, corporate and other laws. Okay, तो कुछ 3-3.5 महीनों में हमारा ये कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। Obviously, all the material will be provided to you all, so you did not get anything except for a notebook. So what is required from you is कुछ stationery मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एक notebook मुझे लगेगी क्योंकि हम लोग बहुत writing practice करने वाले हैं। मैं कुछ examples भी दूंगी, वो कभी कभार आपको notebook में लिखने होंगे। We will also be solving questions in the class. Apart from that, I will also be giving you all homework. But don't worry, होमवर्क ज्यादा नहीं होगा, हफ्ते में 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं और लेके आना है, ठीक है? साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स, माय एटीट्यूड इज ऑलवेज बीन दैट वी विल बी टेकिंग टेस्ट। तो ये बच्चों का तो एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड टेस्ट विल बी ड्यू इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। सो जैसे जैसे हमारा कुछ सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा,
20% सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, हम लोग टेस्ट लेते रहेंगे। जैसे इनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो चुका है, उनका पहला टेस्ट उसके ऊपर हो चुका है, उनका जनरल क्लॉजेस एक्ट भी और 2 ही दिन बचा है, उसमें उनका हो जाएगा, एंड देन दे विल बी हैविंग अ टेस्ट। आप लोगों की मैं शुरुआत कर रही हूं विद द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट इज अ वेरी वास्ट एक्ट, ओके, बट इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस आपके करिकुलम में इंट्रोड्यूस किए हैं। सिर्फ 148, सिर्फ 148। जी बेटा, सिर्फ 148, बिकॉज द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट कंप्राइजेस ऑफ 470 सेक्शंस। तो ये 470 सेक्शंस में से इंटर में आपको सिर्फ 148 सेक्शंस ही करने हैं, तो बाकी का सेक्शंस का क्या होगा? will be taught to you by Swapnil sir in CA final। तो इंस्टीट्यूट ने बेसिकली हल्का सा डोज देने की कोशिश की है CA इंटर में, बाकी सब कुछ जो है वो कवर होने वाला है CA फाइनल में। आपको 10 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में, कितने? 10 चैप्टर्स। तो 10 चैप्टर्स को हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और उसके हिसाब से 3 टेस्ट कंपनीज एक्ट की होगी। 3 टेस्ट कंपनीज एक्ट की होगी। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, देन 4th 5th 6th चैप्टर, एंड देन 7th 8th 9th एंड 10th चैप्टर। ऐसे करके 3 टेस्ट कंपनीज एक्ट की होगी। आपके 2 से 3 टेस्ट अदर लॉज के होंगे। अदर लॉज भी है, मैं करिकुलम पे आने वाली हूं तब आपको समझाऊंगी कितने एक्ट्स है और कितना सिलेबस है उसमें। और फिर उसके बाद तब तक ऑलमोस्ट क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास के बाद भी आपके 2 टेस्ट हो गए on the complete syllabus. But before the test, what I do is I take the revision of whatever is going to be asked in the test. तो जैसे कि say for example first 3 chapters का आपका टेस्ट होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा आज 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया अगले दिन टेस्ट होगा। Obviously even I respect your schedule and I know how hectic your day is. I will be giving you 1 week का time। तो जैसे कि say for example आज 1 तारीख है, जस्ट एग्जाम्पल, 1 अप्रैल को मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए कंपनीज एक्ट के। उसके 1 हफ्ते बाद, तो आप समझ लो अप्रोक्सीमेटली 7th अप्रैल को you all will be having your first test, just example purpose। I don't know exactly when the syllabus will get over, नहीं तो आप एकदम उसमें ये हो जाओगे, फर्म हो जाओगे, हाँ हावले हो जाओगे। 7 दिनों के अंदर आपका फर्स्ट 3 चैप्टर्स पे टेस्ट हो जाएगा। बट टेस्ट के 1 दिन पहले आई विल बी रिवाइजिंग द कंप्लीट सिलेबस, आई विल बी सॉल्विंग द पास्ट एग्जाम पेपर्स, एंड देन आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट। टेस्ट होने के 4 से 5 दिनों के अंदर आपको आपके करेक्टेड पेपर्स मिल जाएंगे। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर वीकनेसेस आर। ठीक है बेटा, संभालो अपने आप को, पानी पिलाओ उसे। आपके साथ कुछ हादसा हुआ था वो अलग बात है। चाय पिलानी पड़ेगी क्या? हाँ, और कुछ बेटा? चाय, समोसा, कॉफी, और कुछ पिक्चर विक्चर लगा देती हूँ और ब्लैंकेट वैंकेट अरेंज कर लेती हूँ। शाम को अच्छे मजे करेंगे, है ना? पेपर भी आपके लिए लिख लेती हूँ मैं। इतने क्यों कष्ट कर रहे हो आप लोग? हाँ, सही है। जलेबी जैसे सीधे हो आप इसके बारे में। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों ने आपका नाम भी सुना होगा। हाँ एग्जैक्टली, आपने लेक्चर्स देखे थे मेरे पहले के? नहीं क्या? पहले के मतलब लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रहा था, यही वो लड़की है, ध्यान से देखो इसको। ओके, सो what you need to do is you need to prepare for the subject from day 1 itself। you don't have to wait कि 3 चैप्टर्स हो गए फिर मैं पढ़ाई चालू करूंगा फिर मैं टेस्ट दूंगा, ऐसे आपने नहीं करना है। ओके, आपको क्लास के साथ साथ ही पढ़ाई शुरू कर देनी है, बिकॉज बाद में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। जैसे ही ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म होगी आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू हो जाएगी। यू विल नॉट इवन हैव अ सिंगल डे फॉर ग्रुप 1। सो यू नीड टू मेक इट श्योर क्लास के साथ साथ ही आप सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि बाद में प्रेपरेटरी लीव में जब दूसरे बच्चे लर्न कर रहे हैं, आप लर्निंग नहीं, आप रिवाइज कर रहे हो।
ठीक है? सो दैट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया एंड अस एज अ बैच. और जहां तक टेस्ट की बात है और होमवर्क की बात है, बिलीव मी, आई एम रियली वेरी सीरियस रिलेटिंग टू दीज थिंग्स. मेरे को, अगर मैं सिंसियर हूं आपके तरफ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि सिंसियरिटी आप भी मेरी तरफ बताओ. इनफैक्ट नॉट मेरी तरफ, खुद की तरफ बताओ. इफ यू कैन नॉट बी सिंसियर टूवर्ड्स योर सेल्फ, कैन यू एक्सपेक्ट दैट अदर्स विल शो दिस सिंसियरिटी टूवर्ड्स यू? नो. एंड दैट इज वाई वट एवर इंस्ट्रक्शंस आई टेल यू ऑल, I only expect is that you follow these instructions whenever I am telling you all. बस उतना ही उम्मीद आप लोगों से है. बाकी I know that मंजिल बहुत फार है, बहुत दूर है, बट अगर आप लोगों का साथ है, एक दूसरे का साथ है, तो ये रास्ता जो है बहुत आसान रहेगा और समझ में भी नहीं आएगा कि जर्नी हमारी कब खत्म हो गई और हम मंजिल तक पहुंचे. तो वापस से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, ध्यान रखो एक दूसरे का, लव ईच अदर एंड बी देयर फॉर ईच अदर. रियली इट्स कर्मा, आई बिलीव. आज आप किसी की मदद कर रहे हो, यू नेवर नो आपको किसकी मदद कब लग जाए और वो इंसान फिर आपके लिए रहेगा. सो यू विल रियली थैंक yourself for being there for that person when he required, because you get the same support later on in some stage of your life, है ना? अब देखो, आप लोगों को बुक्स मिली है? अच्छा, कोई बात नहीं, आज ऑफिस से आप बाद में बुक्स कलेक्ट कर लेना. मेरी जो बुक्स है, I'll just show you. There is a set of 5 books that you all will be getting. 5 बुक्स का सेट है जो आप लोगों को मिलने वाला है, जिसमें से हमारी 3 मॉड्यूल्स जो है, वॉल्यूम नंबर 1A नजर आ रहा है, वॉल्यूम 1A. फिर आपको यहां पे नजर आ रहा होगा वॉल्यूम नंबर 1B, वॉल्यूम नंबर 1B, और यहां पे आपको नजर आ रहा होगा वॉल्यूम नंबर 2. ये तीनों भी बुक्स जो है, दीज आर द मेन बुक्स. सब कुछ एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो इन 3 बुक्सों में से पूछा जाएगा. क्यों? क्योंकि ये बुक्स मैंने लिखी है. बिकॉज दीज बुक्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मटीरियल. आप समझो, इंस्टीट्यूट की जो बुक्स है, इट्स लाइक अ बाइबल. इंस्टीट्यूट ने एक करिकुलम नोटिफाई किया है एंड नथिंग कैन बी आस्क्ड बियॉन्ड दिस करिकुलम. तो जो भी इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में पब्लिश करता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको भी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसी बुक को रिफर करना है और इसी में से पढ़ना है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि अपनी बुक्स को मैंने जब प्रेजेंट किया है, आई हैव प्रेजेंटेड इट इन अ मोर सिस्टमैटिक मैनर एंड देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर हायरार्की दैट आई हैव फॉलोड इन माय बुक्स. तो ब्लू में जो आपको बुक्स में नजर आएगा वुड ऑल बी द कीवर्ड्स ऑफ माय बुक. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, जिनको आपको याद रखना जरूरी है और एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना जरूरी है. साथ साथ में जो अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट्स भी मैंने क्या किया है, हाईलाइट किए हैं. तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन में एक अमेंडमेंट है और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है. देखो, जैसे ये is an amendment that has been introduced firstly for your examination, that is November 2022 examination. तो amendments obviously play a very important role in a CA's life. तो आपका ध्यान जाए, इसीलिए मैंने amendments को highlight किया है. Apart from that, हर एक provision में जो भी सारे keywords है, उनको मैंने blue में लिखा है. So you know that you have to stick to these particular words and you need to learn them and present them. यही सारी बुक्स, मतलब कंटेंट के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने पिछले 10 एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, एग्जामिनेशन में, आरटीपी में, प्रैक्टिस मैनुअल में, इनके ऊपर मैंने लिखा है ये क्वेश्चन बैंक. ऑल दीज क्वेश्चन बैंक में सारे हैं क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस जो है are going to be helpful to you to practice. इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इन्हीं का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने वाला है. इनफैक्ट ऑल दीज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व
Along with that, once the act is completed, we are also going to solve the past examination papers. तो practice तो बहुत ज्यादा होने वाली है, because practice is going to give you confidence. कितने confident थे जब आपने 10th standard की examination दी थी? कभी सोचा था फेल हो गए? आपने तो बस यही सोचा था 80 प्लस या 90 प्लस मिलेंगे. Why was that? Because 10th की पढ़ाई तो आपने 10 से भी नहीं शुरू की थी, 9th से ही शुरू कर दी थी. करी थी या नहीं करी थी? तो इतने थोड़े थे आप सिलेबस से that you know everything that is going to be asked in the examination because you had the practice that was required for the examination. वही theory हम लोग apply करने वाले हैं CA इंटर लॉ की क्लासेस में. इतनी practice करेंगे that you are so confident that nothing is going to be asked that is not known to you. हम लोग क्लास में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, पास पेपर सॉल्व करते वक्त, टेस्ट लेते वक्त, रिवीजन लेते वक्त, मैराथन लेते वक्त, वन डे बिफोर लेते वक्त, इतना थोरोली सब्जेक्ट को कर लेंगे that you will be fully confident that we are going to clear the examination, that too with good numbers. And last but not the least, a thing that plays a very important role in law is revision. क्योंकि मेरा पेपर सब्जेक्टिव भी है और थ्योरेटिकल भी है. इट्स अ रिटन पेपर एंड इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर. एक सवाल, 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस अटेम्प्ट दे दो. सब्जेक्टिव है और थ्योरेटिकल भी है, मतलब कॉस्टिंग और अकाउंट्स जैसा नहीं है, लिखना ही है आपने बस. तो थ्योरी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिविजन. यू नीड टू रिवाइज एंड कीप ऑन रिवाइजिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड. आई एम नॉट सेइंग मगिंग अप, मैंने मगिंग अप कभी नहीं कहा. आई हैव सेड रिविजन. रिविजन विल ओनली हैपन आफ्टर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो सबसे पहला फोकस इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाली हूँ. आप लोगों ने फाउंडेशन मुझसे किया है, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल एनीथिंग अबाउट द टीचिंग मेथोडोलॉजी. बट फॉर दोज हु आर नॉट देयर विथ मी फॉर फाउंडेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं. इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में तो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको देने वाली हूँ. आप देखने वाले हो रियली कंपनीज में कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो कंपनीज के बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी कर दिया है. फर्स्ट डे पे आई टोल्ड देम इंडेमनिटी का एग्जांपल, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, मैंने सब बताया था. टाइटैनिक का एग्जांपल बताया था, साथ साथ में मैंने एग्जांपल बताया था रिलायंस के शेयर्स प्लेज किए गए थे, गारंटी. यस, मनमोहन सिंह का वो किस्सा याद है आप लोगों को, गारंटी का, सारी चीजों का मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल बताया था. तो उससे क्या होता है, यू आर एबल टू कोरिलेट द थ्योरी विद द डे टू डे एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग. इट ऑटोमेटिकली डेवलप्स द इंटरेस्ट इन योर लाइफ. एंड दिस रिविजन के लिए आई हैव मेड दिस चार्ट बुक, जिसमें 25 चार्ट्स में आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का सिलेबस और 20 चार्ट्स में आपके अदर लॉस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो दिस चार्ट बुक विल हेल्प यू टू रिवाइज वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स. तो जहां पे एक बच्चा लड़ रहा है ये 3 मेन मॉड्यूल से, ये मेन 3 मॉड्यूल्स को पढ़ने के लिए 2 महीने लग जाएंगे. बट बिकॉज वी हैव दिस चार्ट बुक इन आवर हैंड, उन 2 महीने में हम सब्जेक्ट को 5 बार रिवाइज कर लेंगे. Everything that is in the main book is there in this chart book, but in summary, in short. तो आप चीजों को भूलोगे नहीं. परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट रिविजन रहेगा so that it is retained with you throughout your life. तो ऐसी हमारी जर्नी होने वाली है. You only need to go with the flow. और कुछ उम्मीद नहीं है. जितना कहा गया है उतना पढ़ना है, जो होमवर्क दिया है उतना करना है, बाकी आपके सब्जेक्ट की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है. ठीक है. ये सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूं कि आपके सब्जेक्ट में कौन से सारे एक्ट्स है और उनका वेटेज क्या है. अच्छा, सब लोगों के पास नोटबुक है? वेरी गुड. तो आई रिक्वायर अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. अलोंग विद दैट आई ऑल्सो रिक्वायर स्टिक नोट्स. स्टिक नोट्स है आप लोगों के पास? किसी के पास है स्टिक नोट्स? ऐसे स्टिक नोट्स मुझे चाहिए. अब ये तो छोटे साइज के हैं, ये चाहिए
इतने साइज का भी एक आता है और इससे बड़ा भी एक आता है. सो आई रिक्वायर दी स्टिक नोट्स. कुछ स्टेशनरी है, कुछ पैसों का है, कुछ पैसों के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करना. डोंट डू दिस कैलकुलेशन. तो ये स्टिक नोट्स सब अपने पास हैंडी रखना. एक नोटबुक लेके आ जाना. एंड we will keep on writing examples on these stick notes and we will be sticking it in the textbook. तो एकदम मस्त दुल्हन की तरह सजाना है हमें हमारे नोट्स को, ताकि उसे देखने की इच्छा हो, है ना. तो एंड स्पेशली द बॉयज डोंट फील कि ये सब लड़की वाला काम है. लड़की लड़का ऐसा कुछ नहीं होता है. what we are doing is only investing in the material because even we need to feel attracted towards it. yes or no? तो वही चीज हम कर रहे हैं और कुछ नहीं. देखो आपके सब्जेक्ट का नाम है क्या, आप बता सकते हो मुझे क्या है? स्क्रीन पे नजर आएगा. व्हाट इज इट? कॉर्पोरेट एंड, अरे इतने थके लो आप, क्यों थक रहे हो? बोलो. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. बेसिकली दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट लॉ में जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट करनी है एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013. और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 148 सेक्शंस आपने करने हैं. कॉर्पोरेट लॉ इज फॉर 60 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए बोले तो? 60 मार्क्स के लिए. और अदर लॉज जो है, अदर लॉज, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 40 मार्क्स. ये 40 मार्क्स में आप लोगों को 4 एक्ट्स करने हैं. कितने एक्ट्स करने हैं? डोंट राइट डाउन, आई विल बी गिविंग ऑल टाइम फॉर द राइटिंग पार्ट लेटर ऑन. पहले सिर्फ सुन लो आप लोग. मैं सबको राइटिंग के लिए टाइम दूंगी. कॉन्सेप्ट्स बाद में कोई नहीं बताएगा, राइटिंग बाद में किया जा सकता है. अदर लॉज में यू विल बी हैविंग 4 एक्ट्स. सबसे पहली एक्ट जो है is your favorite and my favorite, which is the Indian Contract Act 1872. अब आप कहोगे कि मैम, ओ मैम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमने ऑलरेडी फाउंडेशन में किया था. आपने जो फाउंडेशन में किया था दैट वाज जस्ट द बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. 1 से लेकर 75 सेक्शंस तक कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं पे खत्म हो गया था. बट अभी तक एक्ट कंप्लीट नहीं हुई थी. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आप लोग पढ़ोगे यहां पे. यहां पे मतलब कहां पे? सीए इंटर में. और 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है. इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. सिर्फ ये 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे इन सीए इंटर. सेकेंड एक्ट is the Negotiable Instruments Act 1881. Negotiable instruments कौन से होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, कितनी पार्टीज होती है, क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, चेक अगर डिसऑनर हुआ तो क्या, कितनी पार्टीज चेक के केस में होती है, बैंकर के क्या राइट्स है, बैंकर की क्या ड्यूटीज है, बैंकर को कब प्रोटेक्ट किया जाएगा, बैंकर को कब लायबल ट्रीट किया जाएगा. ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हो इन द Negotiable Instruments Act 1881. तीसरी एक्ट इज द General Clauses Act 1897. This is the law of all laws. ये एक्ट आपको बताता है कि कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है. और इसी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड देयर इज वन मोर स्टैट्यूट इन योर सिलेबस, दैट इज आईओएस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. ये दोनों भी चीजें आपको बताते हैं कि कैसे कोई भी एक्ट को समझा जाता है. लॉ मेकर तो कानून बना के कब के चले गए. अब देखो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1872. वो लोग तो आज है भी नहीं जिन्होंने ये कानून बनाया था. सही है ना. अब हमको क्या पता उनका क्या इंटेंशन है कानून बनाते वक्त, या कोई चीज को उन्होंने किस तरह से लिखा है. आज जब रियल टाइम में हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हम कहते कुछ है और बंदा समझता और कुछ है. सही है गलत? जब रियल टाइम हम लोग बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं तब भी इतना मिसकम्युनिकेशन होता है.
तो आप सोचो 1872 में कुछ बंदे आए, उन्होंने कुछ कानून बनाया और आज 2022 में हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है ना उसके बनाने में और हमारे समझने में कुछ अंतर है। तो कैसे कोई कानून को समझा जाता है उसके बारे में बताया गया है इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। कंपनीज एक्ट में 148 सेक्शंस है जिसमें हो गए 10 चैप्टर्स, 10 कंप्लीट चैप्टर्स you all will be having in the act. It's one of the most important act which comprises of 60% of your syllabus. एक अच्छी खबर है और वो ये है आपके 100 मार्क के पेपर में से 30 मार्क्स MCQs है. So basically subjective would only be 70 marks. So scoring good numbers in law is not going to be tough. एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, आप लोगों ने फाउंडेशन रिसेंटली क्लियर किया है. इन द एग्जामिनेशन वेयर यू गेव योर फाउंडेशन, लॉ के पेपर में कैच था एंड बोला जाता है दैट देयर वाज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन इन द पेपर ऑफ लॉ. सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया होगा 20 मार्क कट करने हैं जितना भी मिला है लॉ में से, स्टैंडर्ड डिडक्शन. बट डरने की बात नहीं है क्योंकि अगर आपके 20 कट हुए बाकी लोगों के भी 20 कट हुए. ऐसा नहीं है कि नहीं ये गलत बंदा है इसके 30 मार्क कट करो और इसका करो ही नहीं, ऐसा नहीं है. डिडक्शन अगर हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल दिया है बेटा, एग्जाम्पल मतलब समझते हो. हाँ, इमोशंस में बह रहे हो बेटा आप, ठीक है. फोकस 20 पे नहीं करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पे कर रहा है, गलत जगह पे ध्यान है आपका. तो ऐसा बोला जाता है, आई डोंट नो. मेरे को लिटरली जितने भी कॉल्स या मैसेजेस आए थे बच्चों ने यही कहा है मैम लॉ का पेपर बहुत अच्छा था, ज्यादा मार्क्स की उम्मीद की थी और सबसे कम उसी में आए. कितने लोगों ने ये महसूस किया है? देखो ऑलमोस्ट 70% ऑफ यू ऑल हैव फेल्ट दैट. तो ऐसा तो नहीं है एक दो बच्चों की ये फीलिंग है तो वो गलत है. मेजॉरिटी क्राउड ने ये फील किया है और हमने देखा भी है सब पेपर्स में मार्क्स मिले हैं एक्सेप्ट फॉर लॉ. सो डोंट वरी, इसका ये मतलब नहीं हो कि आप बुद्धू हो. ओके, इंस्टीट्यूट ऐसा करता है. ओके, हाँ मैथ्स का टेंशन था बट उसमें ज्यादा नंबर मिल गए और लॉ का टेंशन नहीं था उसमें कम नंबर मिल गए. ऐसा होता है, कुछ नहीं ना, ठीक है. सो एक पेपर में तो यूजुअली इंस्टीट्यूट कैच रखता ही है. सब कुछ तो आसान नहीं होने वाला है. ओके, बट फॉर्चुनेटली बिकॉज लॉ वाज टफ यू क्लियर्ड. इंटर में लॉ टफ नहीं होने वाला है. सो दैट्स अ गुड थिंग एंड यू नीड टू बी पॉजिटिव रिलेटिंग टू द सेम एंड यू नीड टू मेक लॉ एज योर स्ट्रेंथ. अगर पॉजिटिव चीज ये है कि लॉ में कैच नहीं रहने वाला है मतलब कोई दूसरा पेपर है जिसमें कैच होने वाला है. आई डोंट नो, इट कुड बी अकाउंट्स, इट कुड बी टैक्स, इट कुड ऑल्सो बी कॉस्टिंग, वी डोंट नो. ओके, लॉ भी हो सकता है बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि यूजुअली 10 एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन होता है जैसे आपका फाउंडेशन का था जहां पे लॉ इज द टफेस्ट. 2018 में ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, द न्यू करिकुलम. 2018 से आज तक जो आपने दिसंबर 2021 का पेपर दिया था, फर्स्ट टाइम दिसंबर 2021 में ऐसा हुआ था 2018 से लेकर आज तक कि लॉ में कैच रखा गया था. तो प्रोबेबिलिटी के लॉ का पेपर टफ हो बहुत कम है. यूजुअली इंस्टीट्यूट कॉस्टिंग या टैक्स या कभी इंस्टीट्यूट का मूड बदल गया तो अकाउंट्स पे भी इंस्टीट्यूट कैच रखती है बट लीस्ट प्रिफर्ड इज लॉ. सो वी नीड टू मेक दिस पेपर आवर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इसीलिए भी बन सकता है क्योंकि 30 मार्क MCQ है. तो उसमें अगर आपका इंग्लिश से लड़ाई है तो वो तो डर मिट जाता है बिकॉज 4 गोले है बस, आपको जय माता दी. और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इंटर में अभी तक. आई डोंट नो टिल द एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट अगर कुछ नया नोटिफिकेशन लाती है तो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट राइट नाउ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग for the 30 marks of MCQs in CA Inter Law paper. Okay, so you need to work on that. चलो, कोई बता सकता है? आप लोग सब बताओ कि पेपर का नाम क्या है, बोलो.
कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ये जो पेपर है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कॉर्पोरेट लॉ जिसमें आपको है एक ही एक्ट है, दैट इज अ कंपनीज एक्ट 2013, और कितने मार्क्स है उसके? 60 मार्क्स। और अदर लॉज में 4 एक्ट्स है, और ये चारों मार्क्स, चारों एक्ट्स का मिलके वेटेज जो है वो 40 मार्क्स है। इंस्टीट्यूट ने आज तक ये नहीं बताया कि हर एक एक्ट का वेटेज क्या है, सिर्फ इतना कहा है अदर लॉज 40 मार्क्स। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरेज देखा गया है हर एक्ट 10-10 मार्क्स ईच का होता है, तो दो दो सवाल, दो दो क्वेश्चंस हर एक्ट में से तो आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अभी आप चाहते हो तो आपके नोटबुक में लिख सकते हो ये चीज, फिर मुझे आपको बताना है एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक्ट कैसे बनाया जाता है, और एक्ट और लॉ का डिफरेंशिएशन क्या है। आज इतना ही पढ़ाओगी। असली एक्ट की शुरुआत हम करेंगे मंडे से। कल छुट्टी है, यू ऑल कैन एंजॉय योर डे एंड रिलैक्स। क्या? हाँ, आपको बता दूंगी ग्रुप पे, सुबह आ सकता। Tomorrow you all will be having an off for law, that is for sure. कॉस्टिंग और टैक्स होगा तो आप ले सकते हो, इवनिंग्स वुड बी फ्री फॉर ऑल। अकाउंट्स है? अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है और लॉ भी नहीं है। एक बार बता देती हूँ कंफर्म करके, ठीक है? सर का छूट गया होगा बोलना यार, इट्स ओके। कौन बोला क्या आपको? तो छुट्टी है ना, मतलब कल। Okay, so are you all done with the writing part? Hello everyone. नो नो, थोड़ी तो शर्म करो, आज पहला दिन है क्लास का। चेक, ओके। So tomorrow there is no class of law. We will be meeting directly on Monday, okay? Yes बेटा, मंडे के दिन क्लास 4:15 को शुरू हो जाएगी। आज क्योंकि आनंद सर की क्लास थोड़ी सी डिले हुई थी, आई स्टार्टेड द क्लास अ लिटिल लेट, बट मंडे माय क्लास वुड बी 4:15, ओके? चलो, okay, so I think you are done with the writing part. Are you all done with the writing part? Okay. एक बात बता मुझे, लॉ और एक्ट
दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। आप लोग कह रहे हो अलग अलग है। इसको हटा देती हूं मैं, स्क्रीन पे देखिए बगैर बोले। लॉ और एक्ट सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? A set of rules is known as law. So what is an act? Okay, act is something that is passed in the parliament. So what is law? नहीं, when the act is implemented नहीं। और कोई? बैक बेंचर्स स्पेलिंग अलग है, हाँ अच्छा। और कुछ? ओके, एक्ट मीन्स प्रोविजन ऑफ लॉ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ मतलब लॉ। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पढ़ रहे हैं या एक्ट्स पढ़ रहे हैं? आपका हुआ है बेटा। एक्ट पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग बताओ, एक्ट पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? वर्चुअल स्टूडेंट हो आप, इनको जवाब देने दो यहां पे। ओके, आपका जो बेसिक सवाल था उसका जवाब तो एकदम सही था कि एक्ट और लॉ दोनों डिफरेंट होते हैं। बट हाउ दे आर डिफरेंट, और एक्ट का क्या मतलब होता है और लॉ का क्या मतलब होता है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो, लॉ इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर्ड टू एन एक्ट। लॉ इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर्ड टू एन एक्ट। जब लॉ मतलब कानून के बारे में हम सीखते हैं, लॉ पढ़ते वक्त हम एक्ट के बारे में तो पढ़ने ही वाले हैं। लॉ जब आप पढ़ते हो ना, आप बहुत सारी एक्ट्स पढ़ने वाले हो। जैसे कि आपने फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था। अरे हाँ है ना? बोलने पे कुछ टैक्स लगा है तो बोलो ना, हाँ ना, हाँ ना, या हाँ। सो क्या आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट फाउंडेशन में पढ़ा था? यू ऑल्सो स्टडीड द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी कुछ हिस्से आपने पढ़े थे। तो एक्ट आपने पढ़ी थी, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट के साथ साथ आपने पढ़े थे बहुत सारे केस लॉज, जैसे बहुत फेमस केस लॉज जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर कहना, चिनैया वर्सेस रमैया, एकदम जजमेंटल केस लॉ, या बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, या तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कम। यस, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये क्या है? ये सारी चीजें जो है वो है केस लॉज। केस लॉज were not a part of your act. Case laws were not a part of your act. एक्ट में तो आपने देखा था सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। केस लॉज क्या होते हैं? बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि दो लोग जो है वो झगड़ते हैं, क्योंकि वो लोग अलग अलग तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही कहा, कानून बनाने वाला तो कानून बना के चले भी गए, बट अब उसे समझे कैसे वो हमें नहीं पता। बहुत बार होता है एक ही शब्द है बट उसके मतलब अनेक है। एक ही शब्द है बट उसके मतलब अनेक है। तो किसी एक ने उसी कानून को एक तरीके से इंटरप्रेट किया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे दूसरी तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो दोनों झगड़ रहे हैं। ये कह रहा है मैं सही हूं, वो कह रहा है मैं सही हूं। ये कह रहा है तुम गलत हो, वो कह रहा है तुम गलत हो। तो अब कौन सही और कौन गलत हम तो आपस में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमने बनाया है एक जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। तो जब दो लोगों के बीच में कुछ अनबन होती है, झगड़ा होता है,
और अलग अलग तरीके से वो लोग लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, एक्ट को इंटरप्रेट करते हैं. दे गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिजॉल्व देयर इश्यूज. दे गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिजॉल्व देयर इश्यूज. और फिर कानून मतलब जो जज साहब होते हैं हमारे, वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और फिर अपना डिसीजन देते हैं कि जो लॉ मेकर ने इस कानून में लिखा था उसका असलियत में ये मतलब होता है, जिससे हम कह सकते हैं ये सही है और ये गलत है. सो बेसिकली पीपल गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे आर गिवन सर्टेन डिसीजंस based on whatever was written in the law and the interpretation. तो ये जो decisions दिए जाते हैं in the court of law is equivalent to a law, is equivalent to a law and should be followed by us in similar circumstances. तो लॉ मेकर ने कंपनीज एक्ट में ये तो लिख दिया कि जनरल ऑफर का क्या मतलब होता है और स्पेसिफिक ऑफर का क्या मतलब होता है. फिर एक केस आया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, जहां पे अब ये सवाल उठ रहा था कि ये जो ऑफर पब्लिक एडवर्टीजमेंट के द्वारा किया गया था, क्या वो एक जनरल ऑफर है या क्या वो एक स्पेशल ऑफर है. कंपनी कह रही है ऑफर ही नहीं है, कार्लिल कह रही है ऑफर है और वो भी है एक जनरल ऑफर. तो कौन सही कौन गलत ये हमें नहीं पता है. तो यही जानने के लिए वी वेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ और फिर जज ने ये डिसीजन दिया कि ये जो पब्लिक में एडवर्टीजमेंट दिया गया था वॉज अ जनरल ऑफर and any person complying with those conditions would be an acceptance to that offer. और अगर कार्लिल ने वो पर्टिकुलर दवाई मतलब मेडिसिन ली है और इंस्ट्रक्शंस कंप्लाई किए हैं और फिर भी अगर उसको फ्लू हो गया तो फिर शी इज एलिजिबल टू गेट दैट रिवॉर्ड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था. तो ये सही है और ये गलत है और इस पर्टिकुलर चीज का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाता है. ऐसे किसने कहा है? ऑनरेबल जज ने कहा है. और ऐसी सिमिलर कोई भी सर्कमस्टेंसेस आएगी तो अब हमें पता है कि ऐसे पहले हुआ था जिसमें लॉ मेकर ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया था, तो हमारे केस में भी ऐसा ही होना चाहिए. कुछ समय पहले ही मैं आपको बताती हूं ऐसा कुछ हुआ था इन द केस ऑफ वोडाफोन लिमिटेड. दिस इज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. खैर रिसेंटली it had a big merger with Idea and now it has become VI. But कुछ 2 साल पहले की बात है और इनकम टैक्स एक्ट जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें कुछ प्रोविजंस लिखे गए थे और कंपनी के हिसाब से, कंपनी मतलब वोडाफोन लिमिटेड के हिसाब से कंपनी कह रही थी कि ये जो प्रोविजंस लिखे गए हैं इन द इनकम टैक्स एक्ट, वी आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स on the transaction that we have done abroad. The company had done a deal abroad and कंपनी के हिसाब से इस डील पे कंपनी को टैक्स नहीं बनता था. बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन के अगेंस्ट केस फाइल किया और कहा हे कंपनी देखो इनकम टैक्स एक्ट का ये इंटरप्रिटेशन है और इस इंटरप्रिटेशन से ये समझ में आता है कि ये जो आपने डील अब्रॉड की है इस डील पे 11,000 करोड़ का टैक्स आपने देना है. कितने हजार करोड़? 11,000 करोड़ का टैक्स कंपनी ने देना है फॉर द डील दैट इट हैज डन अब्रॉड. ये कह रही है बनता ही नहीं है हमारा टैक्स. आप कानून को अच्छे से पढ़ो.
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, आपको ये टैक्स देना होगा. फाइनली दे वेंट टू द ऑनरेबल जजेस, और वहां पे जुडिशियल सिस्टम में ये डिसाइड हुआ दैट there is no tax liability on the company and the company need not pay the taxes and the relevant interest on the deferred tax. So finally judgment आया, और ये जजमेंट कहता है ऐसी कुछ डील होती है तो उस पे कंपनी को ये इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है. सिमिलर काइंड ऑफ डील अगर आप भी करोगे ना, अब बेफिक्र होके आप डील कर सकते हो, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. आप कह सकते हो कि देखो आप ये वोडाफोन लिमिटेड का केस देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमने भी यही डील किया है. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा. हमने भी कुछ सिमिलर ट्रांजैक्शन किया है तो हमारे ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा. तो जब कभी भी आप लॉ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? आपको सिर्फ एक्ट नहीं पढ़नी है, एक्ट के साथ साथ आपको केस लॉज भी पढ़ने होंगे. तो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में अगर कुछ जजमेंटल केसेस हुए हैं ना, वो जजमेंटल केसेस के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है. तो एक्ट, लॉ और लॉ, एक्ट and case laws, and case laws के साथ साथ what we also do is we study rules. Yeah. You cannot study any act without its rules. रूल्स के बारे में पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे अब हम मंडे से ही पढ़ने वाले हैं द कंपनीज एक्ट 2013, ई बुक कंपनीज एक्ट. अगर आप यहां पे देखते हो, आई एम जस्ट गोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. यहां पे मैं एक्ट पे जाना चाहती हूं, कंपनीज एक्ट पे जाना चाहती हूं. अगर आप देखोगे यहां पे पूरी हमारी कंपनीज एक्ट कवर्ड है. दिख रहा है आपको? आई जस्ट जूम इन, लाइव प्रैक्टिकली बता रही है. देखो, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 incorporation of a company and the matters incidental thereto, chapter number 3 prospectus and allotment of securities, chapter 4 share capital and debentures. ये सारे chapters है जो कंपनीज एक्ट का एक पार्ट है. ओके, सो नाउ जब मैं कोई भी पर्टिकुलर पार्ट पे क्लिक करती हूं, से चैप्टर नंबर 2, उस पे सेक्शन 3 से शुरुआत है, यहां पे ये सेक्शन नंबर 3 है, ये एक्ट है. ये क्या है? क्या है ये? जिसमें सेक्शन है, सब सेक्शन है, क्लोज है, सब क्लोज है. आपको ये लाइव में बता रही हूं कंपनीज एक्ट. आपने शायद से सेक्शन 7 फाउंडेशन में किया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनीज एक्ट की हल्की सी झलक आपको फाउंडेशन में थी. सेक्शन 7 किस बारे में बात करता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. देखो ये एक्ट है. क्या है ये एक्ट? क्या है ये जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूं? वो क्या है? एक्ट का सेक्शन नंबर 7 है. दिख रहा है आपको सेक्शन नंबर 7? तो देखो यहां पे आपको नजर आएगा 7 पॉइंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. ये 7 नंबर मतलब क्या है? दिस इज सेक्शन नंबर 7. बट सेक्शन 7 के बहुत सारे बच्चे हैं. अगर आप देखोगे 1 2, दिख रहा है, 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? बस 7 तक ही है. सेक्शन 7 के, अरे बोलो ना, बहुत सारे बच्चे. एक मिनट, अरे बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी. तो सेक्शन 7 के है बहुत सारे बच्चे. तो ये बच्चे जो होते हैं उसके
वी रीड इट एज सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1. कैसे पढ़ते बोलो तो? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1. जैसे कि आप, अच्छा एक काम करो, ये वाला सेंटेंस आप लोग रीड कीजिए. कौन सा वाला सेंटेंस? 4th वाला सेंटेंस रीड कीजिए. दिख रहा है आपको? एक साथ रीड कीजिए 4th वाला सेंटेंस. कम ऑन. द कंपनी शैल मेंटेन तो अब ये जो आपने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है आपने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 4. क्या पढ़ा है आपने? सबसेक्शन 4. वंडरफुल. अब हो सकते हैं इन सबसेक्शन के भी बच्चे हैं. देखो जैसे 7 का 1 के 2 3 A B C D E F G तक है. ये जो आप पढ़ते हो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्लॉज. तो अगर आप ये A पॉइंट रीड कर रहे हो ना, दिस वुड बी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A. ये पता होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल जाके अगर मैं एक्ट पढ़ा रही हूं, नाउ यू आर इन इंटर, आई विल डायरेक्टली से हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज A. कोई भी अगर आपको कुछ सवाल पूछ रहा है या आपको कुछ इंटरप्रिटेशन पूछता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो तो डायरेक्टली यही बोलेगा ना, इस एक्ट का ये सेक्शन नंबर या ये जो क्लॉज है ये आप बताइए मुझे. तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसने सवाल पूछा है वो आप ढूंढोगे कहां. ये तो पता होना जरूरी है ना. और कैसे ढूंढोगे, तो ये जानना बेसिक चीज है, उसके बिना शुरू ही नहीं कर सकते हम. तो ये ए पॉइंट रीड करना इज लाइक सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A. अब आप एक काम करो, देखो, दे शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ओके, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन. पहले में लिखा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. बी पॉइंट क्या कहता है, देखो, अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, अ डिक्लेरेशन इन द ये ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट, उसमें कुछ तो दिखा है, द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम or family name, residential address, nationality and other such particulars of every subscriber to the MOA along with the proof of identity as may be prescribed. As may be prescribed. And in case of a subscriber being a body corporate, such particulars as may be prescribed. ये जो as may be prescribed है, मतलब कुछ चीजें एडिशनली अलग से दी गई है जो एक्ट में नहीं बताई गई है. तो ये जो as may be prescribed लिखा है ना, ये दिया जाता है इन द रूल्स. ये दिया जाता है आज थोड़ा सा लेट छोड़ने वाली हूं मैं आपको, 15 मिनट, 6:15 तक क्लास लोगे मैं, उसके बाद है बेटा. अब मैं क्या करूं, आप बताओ मुझे, मेरी कोई गलती है? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? ये देखो, जब मैंने एज में भी प्रिस्क्राइब पे क्लिक किया ना, ये तो क्योंकि ई बुक है, एवरीथिंग इज सिंक्ड, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. आपको एक किताब मिलेगी कंपनीज एक्ट की, दूसरी किताब मिलेगी उसके रूल्स की, ओके, ऐसा होता है. तो यहां पे ये जो 16 नंबर है, दैट इज रूल नंबर 16. सो बेसिकली दीज आर रूल्स. वेट, आई विल जस्ट शो यू रूल्स. ये दिख रहा है रूल्स. फिर रूल्स पे मैं जाऊंगी, मैं थी चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 दिख रहा है, चैप्टर 2 पे क्लिक किया मैंने, और देखो ये नंबर 16 दिख रहा है. अरे हाँ या ना, ये नंबर 16 वाला रूल यही दिख रहेगा.
वो तो ई बुक थी इसलिए मैंने पिक करके डायरेक्टली वो इधर आ गया, बट रियलिटी में आपको तो कंपनीज एक्ट की वो बेयर एक्ट मिलेगी, रूल्स का आपको वो बेयर शेल मिलेगा, और फिर आपको यहां से इसको जोड़ना है. गेटिंग दिस और नो? तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिटेल्स भरने हैं टिल द टाइम आई डोंट रीड द रूल्स, क्योंकि एक्ट में तो इतना ही लिखा है, सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स देने हैं, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है उसके भी कुछ डिटेल्स देने हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. तो वो कुछ डिटेल्स क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? थ्रू द रूल्स. थ्रू द, तो एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना जरूरी है? सो जैसे कि गाड़ी ले ली बट पेट्रोल के बगैर क्या गाड़ी चल सकती है? अगर कोई भी एक्ट को पढ़ना है, एक्ट को आप अकेले नहीं पढ़ सकते, उसका साथ रूल्स होना जरूरी है. उसके बगैर उन्होंने अधूरी है, कुछ नहीं कर सकते हैं, यूजलेस है. पता होके भी कुछ नहीं पता होगा, गाड़ी होके भी आप यूज नहीं कर पाओगे. सो what we also will be doing in this class are the rules associated to the provisions. ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, सारी की सारी चीजें, एक्ट, केस लॉज, रूल्स, तब माना जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? सो लॉ इज बेसिकली एक्ट प्लस केस लॉज and plus rules. Yes or no, guys? Or act is nothing but it is section plus subsection plus clause and subclause. Yes or no, guys? तो मैं चाहती हूं आप लोग इन पॉइंट्स को लिख लो. कम ऑन, फटाफट लिखना है आप लोगों ने. आपकी नोटबुक है आप लोगों के पास? आपकी नोटबुक में मैं चाहती हूं ये चीज आप लिखो. ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ लिखना है. लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. दो ना मुझे. I'll just play a song, a motivating song. You all are already motivated. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं. सबने लिखना है. हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को बार बार आशाएं. तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले. एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब. बढ़िया, लिख लो. आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. Okay, so I think you are done with the writing part. एक बार मुझे बताओ, act is equal to what? Come on, tell me, guys. Section plus subsection plus clause
And law, act plus case laws plus rules. What is broader? And what is narrower? लॉ जब आप पढ़ोगे क्या आप एक्ट पढ़ोगे, बट एक्ट के साथ साथ क्या आप रूल्स और केस लॉज भी पढ़ोगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हाउ इज एन एक्ट मेड? हाउ इज एन एक्ट मेड? नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट में पास करने से एक्ट नहीं बनती है। देखो, मोदी जी क्या अकेले देश चला सकते हैं? अगर उन्हें देश चलाना है, ही शुड बी हैविंग अ टीम। ओके, अगर उन्हें देश चलाना है, एक टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने सारे एस्पेक्ट्स है जो उन्हें देखने होते हैं, हर एक चीज में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है देयर इज लिमिटेशन ऑफ टाइम। So now he needs to delegate his work to different people. And now this delegation can be best fitted if you are categorizing the departments. जिस वजह से अगर आप देखते हो इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। एक मिनट, विकिपीडिया का कंटेंट मोस्टली सच रहता है। ये देखो, देयर आर अराउंड 58 union ministries and 93 departments in India. और हमने क्या किया है, हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक हेड बना दिया है, जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। एंड देन दिस हेड हैज अ टीम विथ हिम और हर एज द केस में बी, और उसी से फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट के एरियाज को केटर करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा दैट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कैबिनेट मिनिस्ट्री इज निर्मला सीतारमन। इनफैक्ट क्या हुआ? इनफैक्ट यस, किसी ने कहा अभी, शी इज ऑल्सो द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैसे ही आपने और एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अमित शाह। सुना है आपने? क्या इस चेहरे को कभी आपने देखा है? ही इज द कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज है और मिनिस्ट्रीज के हेड्स है, और यही हेड के नीचे अपनी एक टीम है, और इसी से हमारा देश रन होता है। अब यही मिनिस्ट्री के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अपने डिपार्टमेंट के एरियाज को वो केटर करे। कुछ कमियां है तो उसको सुधारे। कमियों को सुधारना का वन ऑफ द प्रोसेस इज मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज फॉर्मिंग अ लॉ। तो बहुत बार क्या होता था, कंपनीज में बड़े बड़े स्कैंडल हुए, फ्रॉड हुए, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस था अब डिक्लाइन होने लग गया।
जैसे आपने कुछ समय पहले सुना ही होगा, वैसे हम लोग सिलेबस में भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स के बारे में बताने वाली हूं. सत्यम इज वन ऑफ दोज. सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड, यस, वेरी गुड. इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करने भी वाले हैं. सत्यम कंप्यूटर्स के स्कैंडल के बारे में, एनरॉन का भी हुआ था, और ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखने वाले हैं. तो बेसिकली जब इतनी बड़ी कंपनीज में इतने बड़े फ्रॉड्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है आम जनता डर जाती है और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. अब ऐसे कुछ कांड अगर हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मिनिस्ट्रीज के लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी टू रीगेन द डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक. अरे हाँ या ना? तो इसीलिए हमने क्या किया, कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करके, हटा के हमने एक नया एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 2013, जो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टर है 1956 एक्ट के कंपैरिजन में. इनफैक्ट बहुत बार आप सेक्शंस को पढ़ के ऐसा रियलाइज करोगे कि इस सेक्शन को बनाया गया ऐसे एटीट्यूड को रखते हुए कि आज के जमाने के लोग ही चोर हैं. हाँ, जैसे सेक्शन नंबर 7 जो आपने किया था, उसमें जो कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं और फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है. Basically, the provision says that you are not involved in any fraud in the management, formation or promotion of any company. मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप यही बोल रहे हो भाई मैं चोर नहीं हूं और मैंने कभी चोरी नहीं किया, मतलब आप अज्यूम ही कर रहे हो कि आप चोर हो. अगर आप चोर नहीं हो तो डिक्लेयर करो, फिर हम आपको अलाउ करेंगे कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. सो बेसिकली अब हमारा भी एटीट्यूड चेंज हो गया है. 1956 में हम लोग भरोसा पे बिजनेस करते थे, अब वो रिवर्स हो चुका है. हम अब सबको शक की नजर से देखेंगे. हाँ, वो इंसान अगर डिक्लेयर कर रहा है तो हम आप पे ट्रस्ट करेंगे. ऐसे बहुत सारे सेक्शंस में देखा गया है. जब हम कंपनीज एक्ट की शुरुआत मंडे से करेंगे, यू विल रियलाइज दैट लिटरली लॉ मेकर्स आर टेकिंग दिस गारंटी दैट यू हैव नॉट डन एनी फ्रॉड. वैसे ही डिपॉजिट्स का भी एक चैप्टर है. अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहते हो ना, वहां पे भी आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है. और अगर आपने डिफॉल्ट किया है ना, उस डिक्लेरेशन में आप लिखते हो आपने कब डिफॉल्ट किया है, कितने अमाउंट का किया है, कितने लोगों का किया है, और आपने वो डिफॉल्ट कब गुड किया है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट डीड्स वी विल नाउ जज आपकी औकात है या नहीं पैसे लेने की. वैसी वो बात है. तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस में आप देखोगे कि लॉ मेकर्स हैव बिकम रियली वेरी स्ट्रिंजेंट एंड नाउ दे डू नॉट वांट एनी कंपनी टू डू एनी फ्रॉड विद द पब्लिक एट लार्ज. आम जनता के साथ कुछ गलत ना हो, उस चीज का ख्याल रखने के लिए हमने कानून को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है. तो डिपार्टमेंट के हेड को अगर लग रहा है कि हमारे एरिया में कोई नया कानून बनाना जरूरी है या पुराने कानून में कुछ अमेंडमेंट लाना जरूरी है, वो स्यू मोटो मतलब समझता है, खुद होके वॉलंटरीली नया कानून बना सकते हैं या अमेंडमेंट का इनिशिएटिव ले सकते हैं. बहुत बार मिनिस्ट्री के लोगों को गवर्नमेंट भी कहता है. तो हो सकता है मोदी जी निर्मला जी से कहे कि आपने अभी हाई टाइम हो गया है, कंपनी से रिलेटेड आपने नया कानून बनाना जरूरी है. सो दैट टाइम द मिनिस्ट्रीज पीपल, द हेड एंड देयर टीम विल मेक अ ड्राफ्ट. ड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ अ not final copy of that. Okay, so you make a draft. Okay, who is making the draft? The people of the concerned ministry. बंद है क्या दरवाजा? बेटा कुछ नहीं हो सकता है, अब आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा. 5 मिनट प्लीज, प्लीज कह रही हूं मैं. सुनो ना मेरी बात. कंसर्न मिनिस्ट्री के जो लोग हैं
वो क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे। तो अगर कंपनीज एक्ट बनाना है, कौन सा कंसर्न मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन सा मिनिस्ट्री होगा, बोले ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर इनकम टैक्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाना है, कौन से मिनिस्ट्री के लोग लाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अरे बोलो ना, मिनिस्ट्री ऑफ। तो देखो क्या होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग जो है वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। और यही ड्राफ्ट जो है वो ले डाउन किया जाएगा इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। Once it is passed in both the houses of the parliament, it will go to our honorable President of India, who is Mr. Ram Nath Kovind. And once he gives his approval, at that very moment, the draft will become an act. ऐसे करके क्या बनता है, एक्ट। बट अभी भी एक्ट बनकर कुछ फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि आम जनता को पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ है। आम जनता तक ये मैसेज तो पहुंचना चाहिए ना कि ऐसे कुछ हमने बैकएंड में किया है। तो क्या होता है, एक्ट बनने के बाद एन एक्ट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। An act is published in the official gazette of India, और official gazette is like a government publication। और इसी से अब आम जनता को पता चलता है कि कौन से एक्ट्स नए आए हैं और कौन से एक्ट में अमेंडमेंट आया है। और उसी ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये कानून जो है अब कब से आम जनता ने फॉलो करना है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सो बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एन एक्ट। शायद से फाउंडेशन में आपने इस बारे में पढ़ा होगा। This was just a repetition, but this knowledge was necessary to be delivered because we are starting with the first act from tomorrow. ये चीज आपने लिखी है आपके नोटबुक में? लिख लो, चलो लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट लिख तो लो। लिखो चलो। छोड़ो, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, चेक चेक। ड्राफ्ट के बाद इट विल बी लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन इट विल गो टू द, एंड वंस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज कंसेंट इट विल बिकम एन, वेरी गुड। क्लास के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट्स का आयोजन किया गया है, तो आप लोगों ने जाना नहीं है। एक बार आखिरी बार बता दीजिए, एक्ट को बनाने का पहला स्टेप क्या है? ड्राफ्ट कौन बनाता है? कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग।
Then this draft is laid down in both the houses of the parliament. Then it will go to the, and then it will become an, and then the act will be published in the, act is equal to section plus subsection plus, and law, is it a broader term as compared to an act? Law is equal to act plus case laws plus rules. तो आज के लिए इतना ही होगा. धन्यवाद. मंडे के दिन मिलेंगे. अभी आप लोगों ने जाना नहीं है. We will have some refreshments and then you all will be free for the day. Thank you so much. खोला दरवाजा. I'll just call the other faculties also, और जो भी रिफ्रेशमेंट्स का अरेंजमेंट क्या है वो भी लाने बोल देती हूँ ऊपर. You all just be seated.